नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 4 का मोर्चा, जिसमें होगी हर बड़ी खबर की मोर्चाबंदी और इसमें हर मोर्चे पर होंगी 4 बड़ी खबरें और हर खबर का होगा चौतरफा पड़ताल। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो 4 का मोर्चा में दिन भर की तमाम अहम खबरों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे और फिर तफसील से बताएंगे खबर का हर एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं शाम 4 बजे का सबसे खास न्यूज बुलेटिन 4 का मोर्चा। तो 4 के मोर्चे में सबसे पहले बात होगी आपके सरोकार से जुड़ी खबरों की, क्योंकि लखनऊ में कुछ देर बाद सीएम योगी बैठक लेने वाले हैं और क्या है खास इस बैठक में, क्या होगा आपको विस्तार से बताएंगे, क्या बैठक का मकसद रहने वाला है। वहीं अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव के लिए मोर्चा खोल दिया है और चुनाव की रणभेरी बजाती है। सरकार के खिलाफ हुंकार भी अखिलेश यादव ने भरी है। अखिलेश जहां यूपी में बिसात बिछा रहे हैं, वहीं बिहार तक इसकी आंच पहुंच गई है। भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्षी खेमे में मंथन और रणनीति के लिए उठापटक जारी है। और इस बीच सियासी जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी नए रोल में नजर आ सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ देर में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। लगभग 10 से 12 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। तबादला सत्र 2023 और 24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ में 216 करोड़ की लागत से सीवर हाउस कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी चैम्बर्स का निर्माण संबंधी नगर विकास विभाग का प्रस्ताव मंजूर कराया जा सकता है। उद्यमियों के लिए नई दुर्घटना बीमा योजना शुरू कराई जा सकती है। इससे लाखों उद्यमियों को राहत मिलेगी। इसके लिए उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। 30 जून तक समूह क से समूह घ के कार्मिकों के तबादले किए जाने का प्रस्ताव भी पेश होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होने जा रही है कुछ ही देर में। तो 2024 के लिए अखिलेश की पहली रथ यात्रा जारी है। लखीमपुर खीरी में रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश यादव। देवकली से धौरहरा तक रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश। प्रशिक्षण शिविर में संबोधन के बाद रथ यात्रा निकाली है। तो देवकली से धौरहरा तक अखिलेश यादव की ये रथ यात्रा, प्रशिक्षण शिविर में संबोधन के बाद अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकाली और लखीमपुर से इसका आगाज हो गया है। 2024 के लिए अखिलेश की ये पहली रथ यात्रा है, जिसमें जनता के बीच में जाने की कोशिश है और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश है अखिलेश यादव की। वहीं अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर अब भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा का दावा है कि विपक्ष सिर्फ एसी का आनंद लेता है और अखिलेश लग्जरी बस में घूम रहे हैं। कार में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरे देश में जहां जनता के बीच में हैं, जहां लोगों के द्वारे द्वारे जाते हैं, गांव गली गलियारे में जाते हैं, वहीं दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लोग विपक्ष में होने के बाद भी एसी का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये लोग जब सरकारों में रहे तो भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति कमाए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाली है। 2024 के लिए सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इस शिविर में अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। शिविर के पहले दिन सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर दिया गया। वहीं कार्यकर्ताओं को आक्रामक मोड में आने की बात की गई है। अखिलेश यादव की यह कोशिश कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने की है। वहीं लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है, साथ ही सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। ये समाजवादी पार्टी का ये जो लोक जागरण कार्यक्रम हो रहा है, हमारे लोग जाने कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। वहीं भाजपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। इनको प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। कोई भी कवायद के काम नहीं आएगी। रथ यात्रा आपने 22 में भी खूब देखी थी, इसी एक्सप्रेस वे पे पूर्वांचल पे रात भर। एक परिणाम क्या आया वो आपने देखा। लेकिन सही है, अच्छी बात है कि उनकी अपनी पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, उसको मजबूत करें।
बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, विपक्ष की 12 जून की बैठक टलने पर केसी त्यागी बोले हैं कि विपक्ष के नेता कई कार्यक्रम में व्यस्त थे और इसलिए बैठक को टाल दिया गया है और अब 23 जून को विपक्ष के नेताओं की बैठक हो सकती है। केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, विपक्षी दलों के एक करने की कोशिश में जुटे हैं। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर भी केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव और सपा के कार्यकर्ता तय करना है। और सर बातचीत के लिए मौजूद है जदयू के नेता केसी त्यागी जी। सर अगर बात करें तो जिस तरीके से बैठक 12 को होने वाली थी, आगे टाल दिया गया, आगे कब बैठक होगी और किस तरीके से इसकी पृष्ठभूमि होगी? ये लगभग 1.5 दर्जन के करीब गैर भाजपाई दलों का मिलन है जो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला अपोजिशन यूनिटी का है 2024, वो है कि भाजपा के मुकाबले एक उम्मीदवार जब तक नहीं होगा तब तक भाजपा से लड़ना और उसको पराजित करना आसान नहीं होगा। तो हमने यही रणनीति बनाई है। इसी को लेकर के 12 जून को पटना में मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और द्रमुक के नेताओं की, जो बड़े नेता हैं, उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही थी, लिहाजा उसको मीटिंग को कुछ दिन के लिए टाल दिया है। संभवतः 23 तारीख के आसपास अब ये मीटिंग होगी और जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ही शामिल होंगे ताकि किसी फैसलाकुन नतीजे पर पहुंचा जा सके। सर एक सवाल और है, काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। ये वहाँ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, जो हमारे समाजवादी कुनबे के ही मेंबर हैं। उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमने, नीतीश जी ने लंबे समय तक काम किया है और हमारी वैचारिक विचारधारा एक है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये प्रस्ताव बहुत लोगों की तरफ से आया है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, वो बड़ी पार्टियां हैं और उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है। हमें वैसे प्रसन्नता की बात है कि जिस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े थे कभी, जो हम लोगों के पुरख हैं। इधर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो सकता है और माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन में बदलाव का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस में अंदर खाने तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बीच यूपी में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं और उनकी जगह पर किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2024 चुनाव से पहले बदलाव तय, यूपी में कांग्रेस को नया प्रभारी मिल सकता है। कई राज्यों में व्यस्तता के चलते प्रभारी पद छोड़ सकती हैं प्रियंका। नए प्रभारी की रेस में हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम की चर्चा। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद बदलाव का औपचारिक ऐलान हो सकता है और जल्द प्रदेश में नई कार्यकारिणी का गठन भी होगा। माना जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद प्रियंका गांधी की भूमिका बदलना तय है और कहीं न कहीं प्रभारी पद छोड़ने के पीछे इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी हो सकती है। हालांकि अगर ये बदलाव होता है तो यूपी में नए प्रभारी की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। तो प्रियंका के पद छोड़ने के पीछे लोकसभा चुनाव लड़ने की बात भी सामने आ रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो अमेठी या फिर रायबरेली से मैदान में उतर सकती है और ऐसे में भाजपा ने भी किलेबंदी तेज कर दी है। भाजपा का दावा है कि अमेठी के साथ साथ इस बार रायबरेली में भी कमल खिलेगा। अब रायबरेली से चाहे सोनिया गांधी लड़े और चाहे प्रियंका गांधी लड़े और चाहे कोई गांधी लड़े, यह स्थापित हो गया है कि ये लोग परिश्रम नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं, जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं, संसद में जनता की आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसलिए रायबरेली के लोग उनसे निराश हैं। चाहे जो लड़ेगा हारेगा और रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, रायबरेली से कमल खिलेगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। तो 4 के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी, दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बुधवार को लखनऊ में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल मांगेंगे समर्थन। यूसीसी को लेकर दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के लोगों के साथ 14 जून को संवाद। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूसीसी के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति करेगी चर्चा। समान नागरिकता संहिता को लागू करने को लेकर टीम मांगेगी सुझाव।
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ के मिले सबूत। सीबीआई कर रही है बालासोर रेल हादसे की जांच। दिल्ली में मोबाइल के जरिए डेटा चुराकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 350 करोड़ रुपए की संदिग्ध ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। और अब 4 के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। दूसरे मोर्चे में आपको बताएंगे कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पारा क्यों हाई हो गया, जिसके बाद वो आग बबूला हो गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मुख्तार को सजा होने के बाद आखिरकार किसकी टेंशन बढ़ गई है और किसको सुरक्षा मिल गई है और किसके लिए सुरक्षा जरूरी हो गई है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी गंगा के उस घाट की जिसकी रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो सरासर गलत है। वहीं बात बुलडोजर एक्शन की भी होगी जो पूरब से पश्चिम तक जारी है। लगातार पीला पंजा अवैध निर्माण पर प्रहार कर रहा है। कानपुर में एक बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। ये बैठक कानपुर के विकास को लेकर थी, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक लेने पहुंचे, लेकिन कुछ अधिकारी बैठक में तय समय पर नहीं आए। इसी बात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने देरी से आने वाले अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। मामला भी यही नहीं थमा, लेट लतीफ अधिकारियों को अब नोटिस जारी करने की तैयारी है। जो लोग समय से बैठक में नहीं पहुंचे हैं या नहीं आए हैं, जिलाधिकारी महोदय उनको एक नोटिस जारी करके पूछेंगे और यदि पर्याप्त कारण नहीं है तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि या अन्य कार्रवाई करने पर हम काम करेंगे। नोटिस के जरिए अधिकारियों से जवाब मांगने की तैयारी है। मकसद साफ है कि भविष्य में अधिकारी इस तरह बैठकों को लेकर सीरियस मोड पर नजर आएं और समय के पाबंद बने। तो अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्र कैद की सजा के बाद शासन प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने सुरक्षा देने के लिए समीक्षा भी शुरू कर दी है। 32 साल पुराने मामले में माफिया मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अब मुख्तार के खिलाफ मजबूती से केस लड़ने वाले अवधेश राय के भाई और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने भी अपनी सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं और सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग कर दी है। अब तो उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो जीवन भर रहना है, तो जिस व्यक्ति ने मुझे सजा कराई है उसको भी खत्म करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। सरकार को पूरी तरीके से इस पर चौकन्ना होकर सुरक्षा करनी चाहिए। अगर इसमें कहीं भी मैं और मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो सीधे सीधे ये योगी सरकार की जिम्मेदारी होगी। अजय राय ने जहां सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस भी समीक्षा में जुटी है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और कचहरी परिसर के अंदर की व्यवस्था, विभिन्न अदालतों के सुरक्षा व्यवस्था और आवास की सुरक्षा व्यवस्था। वहीं प्रयागराज में हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। गंगा घाट एक बार फिर से कब्रिस्तान बन रहा है। जीवन देने वाली और मोक्ष देने वाली मां गंगा को एक बार फिर बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। जिन घाटों पर चिताएं जलती थीं, दाह संस्कार होते थे, आज उन घाटों पर शवों को दफनाया जा रहा है। आलम यह है कि अब घाट कब्रिस्तान में तब्दील होते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकारी अमला सब कुछ जानते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर लापरवाह बना हुआ है। हालांकि प्रयागराज के मेयर का दावा है कि अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रोकने के लिए एक तो समाज को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, दूसरी वहाँ पर टीम लगी हुई है। नगर निगम इसमें पूरी तरीके से एक सहयोग की भूमिका में है। मैं समझता हूँ इसमें सुधार हुआ है पहले से। वहीं इस मामले में सपा भी हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी गंगा को भी धोखा दे रही है और जनता को भी धोखा दे रही है। इनका सफाई से या गंगा की स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं। डर इस बात का है कि मानसून सिर पर है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो जलस्तर बढ़ने से मिट्टी में दफन शव बाहर आकर गंगा में बहने लगेंगे, जिससे गंगा नदी का जल प्रदूषित होने का खतरा है। इधर नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गर्जा है। नोएडा के सेक्टर 135 में अवैध फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करने वालों के खिलाफ एक्शन की है। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर बुलडोजर गरज रहा है। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 135 की हैं, जहां अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाया गया, नाम रखा गया राजमहल। अवैध तरीके से राजमहल खड़ा करने वालों पर एक्शन हो रहा है। ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस में सैकड़ों अवैध फार्म को गिराया गया है। ये कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी की अगुवाई में पूरा एक्शन हुआ है।
भारी दल बल के साथ प्रशासन की टीम यहां पहुंची थी और अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई। तो 4 के मोर्चे में दूसरे मोर्चे की खबरें आपने देखी। तीसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में 4 अहम खबर। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के परिसर में जनता दर्शन का आयोजन। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए लोगों की सुनी समस्याएं। बीएचयू बना देश का 5वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। NIRF रैंकिंग में बीएचयू ने हासिल किए विश्वविद्यालय श्रेणी में 65.85 अंक। पिछले साल 6 नंबर पर था बीएचयू। बहराइच में घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला। कुत्तों ने बच्चे को काटकर किया लहूलुहान। हरदी थाना क्षेत्र के समनपुरवा का मामला। बस्ती में प्रधान को वोट नहीं देना ग्रामीणों को पड़ा महंगा। गरीब परिवार गांव में दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर। प्रधान पति अपने समर्थकों के साथ पीड़ित के घर के सामने रास्ता बनाने पर आमदा। और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ऑनलाइन गेमिंग के पीछे धर्मांतरण का खेल, जिस पर सूबे की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। 4 के मोर्चे में अब रुख करते हैं तीसरे मोर्चे का, जिसमें बात होगी धर्मांतरण के उस खेल की जिस पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही साथ बात होगी उस हत्यारे की भी जिसने एक बेगुनाह बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। इस रिपोर्ट को दिखाएंगे और आपको सावधान भी करेंगे। खबरें यही खत्म नहीं होगी। आज के वक्त में पानी के लिए लड़ाई लड़ना पड़े तो ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन हकीकत में एक जगह पर लोग पानी के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। साथ ही साथ बात करेंगे डीजे पर मामूली विवाद को लेकर। इस फसाद की वजह से जमकर हंगामा हुआ। कहां और कैसे यह हंगामा हुआ आपको दिखाएंगे। बात ऑनलाइन गेम के नाम पर धर्मांतरण की खुलासे की, जिसके तार गाजियाबाद से लेकर पाकिस्तान और यूरोप तक जुड़े हैं और अब जांच जारी है। अगर आपका बच्चा भी ऑनलाइन गेम का शौकीन है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद से ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का जो मामला सामने आया है, उसका जाल पाकिस्तान से यूरोप तक फैला है। पुलिस देश में मौजूद इस गेम के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। इसका मास्टरमाइंड बद्दो उर्फ शहनवाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम मुंबई गई है। वहीं एक टीम फरीदाबाद में भी गई, जहाँ एक हिंदू लड़के का धर्म परिवर्तन हुआ। जिन लड़कों का धर्म परिवर्तन हुआ है, पुलिस उनके संपर्क में है। 4 पीड़ित का नाम आया था, जो नाबालिग पीड़ित थे, जिसमें एक जैन धर्म का, 3 हिंदू धर्म के थे। सभी से पूछताछ के लिए हमारी टीम रवाना है। सबसे पूछताछ चल रही है और आगे जैसे ही इस रैकेट के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है हम आप लोग को सूचित करते हैं। वहीं इस मामले में गृह मंत्रालय और यूपी सरकार भी एक्शन में है। गाजियाबाद पुलिस से इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। आगरा में 9 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या का खुलासा हो गया है और पुलिस ने बेरहम हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आगरा में 9 साल की बच्ची को मौत के घाट उतारने वाले के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। दरअसल घर में किराए पर रहने वाले सनी को बच्ची ने चोरी करते हुए देख लिया था और पकड़े जाने के डर से आरोपी ने हत्या के बाद बच्ची के शव को अलमारी में रख दिया। लेकिन पुलिस ने अब इस केस का खुलासा कर दिया है। इस व्यक्ति ने ये बताया कि ये पैसे की चोरी करने उसके घर में घुसा था। बच्ची सामने आ गई और उसने बच्ची का रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद वहीं राजधानी लखनऊ में पेयजल के लिए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और जिम्मेदारों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। लखनऊ के पासी टोला में पीने के पानी को लेकर ये लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। कई बार शिकायत के बाद भी समाधान न होने पर इन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि ये लोग अब जल कल विभाग पर जा पहुंचे और हंगामा कर दिया। इनका आरोप है कि 2 महीने से इलाके के नलों में बदबूदार पानी निकल रहा है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। दवाई बढ़ा दिया, इंसान मर जाता है। कब से पानी बिल्कुल पानी पीने के लिए व्यवस्था कहाँ, खरीद के पी रहे क्या? इन लोगों का आरोप है कि साफ पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हालांकि अब हंगामे के बाद सहायक अभियंता ने लोगों को समझाकर आश्वासन दिया है। और अब खबर बरेली से। डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बेहटा जागीर गांव की एक घटना बताई जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।